फिशर ने ग्लूकोज की संरचनाओं को द्विआबंध रूप में दर्शाया। क्या मतलब है इस बात का? फिशर नाम के जो पर्सन थे उन्होंने बोला कि हम एक बंध की जगह ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कैसे दिखाएंगे? द्विआबंध में दिखाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड्स की फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो कि फिशर ने क्या बताया। फिशर ने कहा कि जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो ये है, CHO, CHOH 4 और यहां पर है CH2OH। तो फिशर ने जो संरचनाएं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बनाई वो इन्होंने कैसे बनाई देखिएगा। बोला कि हम फर्स्ट और लास्ट ग्रुप को कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब CHO ऐसा का ऐसा रहेगा। जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो यहां आ जाएगा बच्चों आपका HOH, इधर आ जाएगा OHH, फिर आएगा HOH और फिर से आ जाएगा HOH और यहां लास्ट में मैं लगाऊंगी CH2OH। तो ये किसकी संरचना बनाई? ये ग्लूकोज की संरचना बनाई। और किस रूप में बनाई? द्विआबंध के रूप में बनाई कि यहां पर भी बॉन्ड दिखे और यहां पर भी बॉन्ड दिखे। अब आप इस संरचना को ध्यान से देखना। सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज के फॉर्मूले में, तो एल्डिहाइड ग्रुप को हमने एज इट इज रखा। नीचे आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है, CH2OH को भी हमने कुछ नहीं किया। अब आपके पास CHOH कितने हैं? टोटल 4 हैं। ठीक है, अब जहां पर ये यहाँ पर लिंक है ना, यहाँ पर हर डॉट पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है जिसको हम शो नहीं करते हैं, तो 4 लाइन पे 4 कार्बन आ गए। अब HOH ग्रुप कितने हैं? HOH 4 हैं। तो देखो HOH, OHH, HOH, HOH लगाया, HOH ही है, बस जो सेकेंड वाली पोजीशन पर है उसको हमने इन्वर्स कर दिया, वहां पर हमने लिखा है OH और H। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये आपका द्विआबंधिक संरचना है। ठीक है, अब इसी ग्लूकोज की जगह अगर मुझे सैकेरिक अम्ल का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी? हमें बनाना है सैकेरिक एसिड का और ग्लूकोनिक एसिड का। ठीक है, सैकेरिक एसिड मतलब हो गया आपका सैकेरिक अम्ल और ग्लूकोनिक एसिड का मतलब हो गया आपका ग्लूकोनिक अम्ल। हमें इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? जब मैं सैकेरिक अम्ल की बात करती हूं तो ऊपर भी COOH है, नीचे भी COOH है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां आ गया आपका COOH, ये हो गया HOH, ये हो गया OHH, ये हो गया आपका HOH, दोबारा आ गया आपका HOH और यहां पर आ गया आपका CH2OH। ठीक है, ये संरचना किसकी थी? ये संरचना पहली संरचना थी आपकी ग्लूकोज की। ये मैंने जो दूसरी संरचना बनाई ये किसकी है? ये है आपकी सैकेरिक अम्ल की। और जो मैं तीसरी संरचना बना रही हूं वो किसकी है? वो है ग्लूकोनिक अम्ल की। ठीक है, अब ग्लूकोनिक अम्ल की संरचना हम कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, ऊपर आपका COOH ग्रुप, यहां आ गया HOH, इधर आ जाएगा आपका OHH, इधर आ गया आपका HOH और इधर भी आ गया आपका HOH और इधर मैंने लगा दिया CH2OH। तो जब हम ग्लूकोनिक अम्ल की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही COOH ग्रुप होता है, लेकिन अगर हम सैकेरिक अम्ल की बात करते हैं तो वहां पर कितने COOH ग्रुप हैं? वहां पर मेरे पास 2 COOH ग्रुप हैं, तो इसको भी कन्वर्ट करके आपको COOH यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? ये ग्रुप भी हो गया आपका COOH ग्रुप। क्लियर?
तो यहाँ पर भी सैकरिक अम्ल में दोनों COOH और आपका ग्लूकोनिक अम्ल में एक COOH और एक CH2OH। तो ये हो गई आपकी फिशर के हिसाब से ग्लूकोज की संरचना। अब हम आगे जाके जब प्रयोग में लेंगे तो अधिकतर हम इन्हीं संरचनाओं की बात करेंगे, क्योंकि यही संरचनाएं आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के बोला था कि मैं ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलती हूँ। अब ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है, इसका आंसर हम अब देंगे। तो अभी हमें देखना है कि डेक्स्ट्रोलीवो क्या होता है और ग्लूकोज जो होता है वो अपनी चक्रीय संरचना को कैसे दर्शाता है। हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज जो है उसकी चक्रीय संरचना कैसी होती है, कैसे वो अपने बॉन्ड्स को शिफ्ट करके स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना है, देखिए। तो बच्चों, आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज को हम सही रूप में D+ ग्लूकोज नाम देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ग्लूकोज को हम क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज को हम सिर्फ ग्लूकोज नहीं लिखते, ग्लूकोज को हम D+ ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब ये D+ ग्लूकोज क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है कि ये जो हमने D लगाया है ना, ये D आपको क्या करता है, ये उसके त्रिविम गुणों को आपको निरूपित करके बताता है ना, कि वो स्ट्रक्चर कितना समानवयी है। तो हम D टर्म यूज करते हैं डेक्स्ट्रो के लिए और L टर्म हम यूज करते हैं लीवो के लिए। एक होता है डेक्स्ट्रो और एक L टर्म हम यूज करते हैं लीवो के लिए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर क्या होता है कि आपका जो सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे जो H और OH की पोजीशन होती है ना, ये सिर्फ उसको रोटेट करके दिखाता है। तो आप ये देखोगे कि जब भी हम ग्लूकोज को लिखेंगे ना, हम D+ ग्लूकोज उसको बोलेंगे। D+ ग्लूकोज हम उसको क्यों बोल रहे हैं? इसके बोलने का अर्थ ये है कि ये इसके त्रिविम गुण जो होते हैं उनको समानवयी रूप से क्या करता है, ये इसको निरूपित करता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है, और एक स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे लिखा ये हमने ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, हम यहाँ पर डेक्स्ट्रोलीवो को समझने के लिए ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है देखो, CHO है, CH2OH है, CHO है, CH2OH है। यहाँ पर आपका एक साइड HOH है, एक साइड OHH है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसका नाम दूंगी तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ये होगा हमारा ग्लिसरल्डिहाइड। अब मैं इसको ग्लूकोज नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने यहाँ पे D और L मेंशन करके बीच के सारे कार्बन को गायब कर दिया। हमने सिर्फ CHO CH2OH के साथ एक साइड HOH लिया है, एक साइड OHH लिया है। तो ये आपका क्या हुआ, D+ ग्लिसरल्डिहाइड, ये हुआ आपका L- ग्लिसरल्डिहाइड। तो क्या होता है कि जब आप ये D वाला स्ट्रक्चर यूज करते हो ना, जब आप टर्म डेक्स्ट्रो यूज करते हो, तो ये क्या करता है, ये बच्चों इसकी दक्षिण ध्रुवता को बताता है। किसको बताता है? दक्षिण ध्रुवता को बताता है। तो अगर हमने D+ ग्लिसरल्डिहाइड बनाया है तो मुझे एक साइड H लेना पड़ेगा, एक साइड OH लेना पड़ेगा। और अगर मैंने L- ग्लिसरल्डिहाइड बनाया है, मतलब अगर मैंने लीवो स्ट्रक्चर बनाया है, तो मुझे OH को इस साइड लेना पड़ेगा और H को मुझे इस साइड लेना पड़ेगा। अब बात क्यों आती है कि हमें ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को भी समझना है? तो बच्चों, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखोगे कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में जो सबसे ऊपर मौजूद एल्डिहाइड ग्रुप है ना, वो हमेशा सारी रिएक्शंस करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। अगर आप ग्लूकोज के किसी के साथ रिएक्शन करते हो तो वो सारी रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पर नहीं हो पाती। तो वो अगर नहीं हो पाती तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनानी पड़ती है। उस चक्रीय संरचना में हम क्या करते हैं कि हम ग्लूकोज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम वहां पर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके उसको बहुत सारी रिएक्शंस के लिए अवेलेबल बनाता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, स्ट्रक्चर हमें कुछ ग्लूकोज का इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। पहले स्ट्रक्चर में आप देखो कि हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, D
प्लस और डी प्लस ग्लूकोज है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज को जनरली हम ग्लूकोज नहीं लिखते, हम उसको डी प्लस ग्लूकोज ही लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे और हम बीटा डी ग्लूकोज को देखेंगे कि हमने क्या मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको चक्रीय संरचना पढ़नी है। चक्रीय संरचना हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है उसको अवेलेबल बनाना है और बहुत सारी रिएक्शंस करने के लिए। तो देखो आपने क्या किया कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप था ना CHO, उसको लिखा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब क्या होता है HOH OHH HOH HOH और CH2OH। ठीक है, हमने क्या एक्सचेंज करवाया, हमने जो है इस OH को और इस फर्स्ट वाले कार्बन को इसके बीच में हमने मॉडिफिकेशन करवाया, इसके बीच में हमने इसकी चक्रीय संरचना में शिफ्टिंग की। तो देखो होगा क्या, जब आप इस OH को यहाँ पर लगाते हो तो क्या होता है, ये OH आपका यहाँ लग गया, फिफ्थ कार्बन से उठ के OH आपका यहाँ पर मौजूद हो गया, इसने डबल बॉन्ड O ने इसके साथ बॉन्डिंग कर दी और यहाँ से देखो आपकी फिफ्थ पोजीशन जो थी, यहाँ से आपका OH गायब हो गया। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन के बीच में एक्सचेंज OH का करवाते हो, क्या करवाते हो, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन में OH का एक्सचेंज करवाते हो, तो आपको जो ग्लूकोज का फॉर्म मिलेगा वो मिलेगा आपको अल्फा माइनस प्लस माइनस ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा माइनस प्लस माइनस ग्लूकोज, मतलब ये अल्फा ग्लूकोज है, हम इसको डी प्लस ग्लूकोज ही कहेंगे। इसी संरचना में अब हमने क्या मॉडिफिकेशन किया, देखिएगा ये आपका C डबल बॉन्ड OH था, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन को देखो, फिफ्थ पोजीशन का जो OH है ना, अब वो मैंने क्या किया, राइट साइड में लगा के मैंने उसको लेफ्ट साइड लगा दिया। अगर मैंने उसको राइट साइड में लगाया तो मैंने उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोला। अगर OH को हमने कहाँ लगाया, OH को हमने राइट साइड में लगाया, फर्स्ट और फिफ्थ का जो हमने एक्सचेंज किया ना, तो OH को हमने राइट साइड में लगाया। तो OH को हमने राइट साइड में लगाया तो ये मिला हमको ग्लूकोज का अल्फा डी फॉर्म। और अगर मैंने यहां से OH को हटा के लेफ्ट साइड पे लगाया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो हम डेक्स्ट्रोलीवो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ये हम इसके त्रिविम गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैंने OH को लेफ्ट साइड में लगाया तो बच्चों OH को अगर आपने लेफ्ट साइड में लगाया है तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज। इतना क्लियर है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से OH हटाया, लेकिन हमने इस साइड में लगा के उसको लेफ्ट वाली साइड लगा दिया, बाकी बॉन्डिंग हमने O की यहाँ से कर ली, तो ये आपका क्या बना, ये बना बीटा डी ग्लूकोज। अब बात वापस से यही आती है कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, हम क्यों ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, वो सारी रिएक्शंस करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप देखोगे कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उसको पढ़ने का मेन मोटिव क्या है, उसको पढ़ने का, चक्रीय संरचना को पढ़ने का मेन मोटिव क्या है कि हम चक्रीय संरचना को इसलिए बनाते हैं क्योंकि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो शिफ्स बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करता। शिफ्स बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, अगर आप उसकी अभिक्रिया करवाओगे तो वो NHSO3 के साथ अभिक्रिया आपको नहीं देगा। सेकेंड केस हम ये देखेंगे, सेकेंड थिंग हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज का जो आपका पेंटा एसिटेट ग्रुप है, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट ग्रुप, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्लियर। तीसरी चीज ये है कि जो ग्लूकोज का आपको फॉर्म मिला है ना, अल्फा एंड बीटा, जो ग्लूकोज का अल्फा बीटा फॉर्म है ये आपको बच्चों क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद ही मिलता है।
कैसे मिलता है, इनका क्रिस्टलीय रूप मिलता है जब आप देखोगे कि इन दोनों का क्वथनांक भी अलग अलग है और इन दोनों को बनाने का आप देखोगे टेम्परेचर भी अलग अलग है। तो ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसका एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है ना तो वो शिफ्स बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, ना वो पेंटा एसीटेट ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और अल्फा बीटा की क्रिस्टलीय फॉर्म को हम ऑब्टेन करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग आपके बॉइलिंग पॉइंट्स पर। क्लियर है? तो इसीलिए हम ग्लूकोज की क्या पढ़ते हैं, चक्रीय संरचना। अब यहाँ पर हमारे पास में ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उसमें आप देखोगे कि हमारे पास में ये पायरेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो पायरेन का जो स्ट्रक्चर है उसके भी हमारे पास में दो फॉर्म्स गिवन है, एक आता है आपका अल्फा फॉर्म और दूसरा आता है बच्चों आपका बीटा फॉर्म। ठीक है, ये आपका पायरेन है। पायरेन आपका 1 2 3 4 5 6 आप बोलोगे 6 बॉन्ड्स आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि पहले हमने इसके अल्फा डी फॉर्म की बात की, बाद में हमने बीटा डी फॉर्म की बात की। तो हमें लिखना क्या पड़ता है, अल्फा डी और बीटा डी के लिए हमको ब्रैकेट में प्लस लिखना पड़ता है और यहाँ पर हम इसको माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे डैश लगा के। तो देखो जैसा अभी आपने देखा कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में हमने शिफ्टिंग करके बनाया, तो जो शिफ्टिंग होती है ना कार्बन की, वो कौन सी पोजीशंस पे होती है, सिर्फ कार्बन की शिफ्टिंग वो फर्स्ट वाली पोजीशन पर ही होती है। ठीक है, तो देखो ये आपने बनाया है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, ये स्ट्रक्चर आपका पायरेनोस का है। ये बनाया है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, क्योंकि पायरेन से बना इसका स्ट्रक्चर पायरेनोस। तो आप देखो यहाँ पर है HOH, यहाँ है OHH, HOH, OHH, HOH, CH2OH और H। डिफरेंस कहाँ देखने को मिला, सिर्फ जो फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पे है ना वहां पर ही हमको स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर मैं अल्फा डी की बात करूंगी तो उसमें मुझे H को ऊपर बनाना है, OH को नीचे बनाना है, जैसा कि हमने अभी ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में भी देखा था। और अगर मैं बीटा स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मेरे को ऊपर OH को बनाना है, नीचे H को बनाना है। तो जो पोजिशन में डिफरेंस है वो कहाँ पर आया, वो सिर्फ आपकी फर्स्ट वाली पोजिशन पर ही आया। तो ये थी आपकी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, जिसको हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड और हमने पायरेन के एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर किया। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों यही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने पूरा टॉपिक ग्लूकोज के ऊपर कवर किया। तो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की आप संरचना कैसे करोगे, ग्लूकोज किस किस के साथ कैसी कैसी रिएक्शंस देगा और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को हम कैसे बनाते हैं। तो हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कंटेंट या डीपीपी रिक्वायर्ड है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्योंकि अभी हमें डायसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारी कैटेगरी पढ़नी है, तो जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।